तो पिछले कुछ टाइम में हम सारे रेसलिंग फैन से बात कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से WWE में अलग अलग चीजों में कमी है और क्या वो इतनी अच्छी स्टोरी लाइन्स नहीं दे पा रहे हैं, स्पेशली मंडे नाइट रॉ के अंदर। लेकिन आई थिंक पिछले एक महीने में एक इंप्रूवमेंट की लाइन ड्रॉ करी है WWE ने, शायद बहुत फैंस के लिए नहीं लेकिन स्पेशली मेरे लिए। और गाइज मुझे पता है कि आप में से सारे लोग ऐसे नहीं हैं जो हर समय हर शो देखते हैं या पूरा शो देखते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी चीजों के बारे में, जी हाँ, जो WWE में चल रही हैं और इस समय आप मिस नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तो ये बढ़िया होंगी लेकिन आने वाला जो बचा हुआ साल है हमारा 2021 का, उसमें ये मेन चीजें रहने वाली हैं WWE की तरफ से। तो आखिर ये क्यों मेन है, उसके पीछे रीजंस और कैसे WWE इसको और इंप्रूव कर सकती है, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक होने वाला है, लेकिन ये मेरे को बनाने का इसलिए मन करा क्योंकि भाई WWE में इस समय थोड़ी बहुत अच्छी चीजें चल रही हैं। इनफैक्ट 5 काफी अच्छी चीजें चल रही हैं जिसमें मैं भी इंटरेस्टेड हूं और मुझे लगता है आप लोग भी इंटरेस्टेड रहेंगे। तो इन सभी के ऊपर आपको कॉमेंट्स में अपने ओपिनियंस देने हैं, कितने आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, लेकिन इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। नंबर 5 से बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं और यहां पे आता है गाइस बिग ई का नया बेबी फेस रन एज द WWE चैंपियन ऑन मंडे नाइट रॉ। आई नो कि ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं WWE ने थोड़ा इस चीज को रश कर दिया और बिग ई को आई थिंक उन्होंने AEW के लिए या फिर और किसी चीज की वजह से एकदम से WWE चैंपियन बना दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज बेकार है। आई थिंक इस पॉइंट पे जो सबसे ज्यादा चीज के लिए मैं इंटरेस्टेड हूं वो ये नहीं है कि बिग ई चैंपियन बन गए, मैं इसके लिए इंटरेस्टेड हूं कि उनके अगेंस्ट कितने चैलेंजर्स हैं, क्योंकि इतने समय से जबकि बॉबी लैशली एक हील थे, मंडे नाइट रॉ पे बेबी फेसेस की काफी कमी हो रही थी। इनफैक्ट WWE को रैंडी ऑर्टन को चुनना पड़ा जो खुद एक टैग टीम का पार्ट है, और उसके अलावा हम जानते हैं कि कितने समय तक लैशली और ड्रू मैकिंटायर की फ्यूड चल रही थी। लेकिन क्योंकि अब एक चैंपियन बेबी फेस बन चुका है तो उसके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं। बॉबी लैशली हैं, AJ स्टाइल्स हैं, जिंदर महाल है और भी कई सारे सिंगल सुपरस्टार जो एक अच्छे हील चैलेंजर बन सकते हैं फॉर बिग ई। और इसका एक और रीजन है कि बिग ई उतना बड़ा नाम नहीं है ब्रॉक लेसनर या रोमन रेंस जैसा कि इसके सामने कोई भी सुपरस्टार आए तो लगे कि भाई नहीं है तो इसको हरा ही नहीं सकता। तो बिग ई के अगेंस्ट जो चैलेंजर्स हैं वो बिलीवेबल काफी इजीली बनाए जा सकते हैं। एंड आई थिंक अगर इनकी बुकिंग सही रहती है तो चाहे रेसलमेनिया तक भी बिग ई चैंपियन रहे, उनकी काफी अच्छी और मेमोरेबल टाइटल रेन हो सकती है। एंड आई थिंक गाइस ये चीज हमें इस समय ध्यान से देखनी चाहिए। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं तो ये आता है भाई एक ऐसा चीज जो आई थिंक कि आप लोग कंट्रोवर्शियल इसको क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये होने वाला है बॉबी लैशली और गोल्डबर्ग का पार्ट 2 मैच, जो पॉसिबली आई थिंक होगा क्राउन ज्वेल के अंदर। अब पहला मैच जब इनका टाइटल के लिए हुआ तब सारे लोगों ने कहा था कि भाई कोई चांस नहीं है कि गोल्डबर्ग यहाँ पे जीत जाए, और बिल्कुल वही चीज हमें देखने को मिली कि बॉबी लैशली मैच तो जीत गए लेकिन उसकी फिनिश कुछ ऐसे करी गई कि इन दोनों के बीच में एक और मैच आगे के लिए भी बुक करा जा सके, और एग्जैक्टली WWE वही कर रही है। और कुछ हफ्ते पहले गोल्डबर्ग ने भी अपने मंडे नाइट रॉ के प्रोमो में ये बात बोली थी कि अब मैं बॉबी लैशली के टाइटल के लिए नहीं उनके सोल के लिए आ रहा हूं, जहां पे क्लियर कर दिया गया था कि अब फर्क नहीं पड़ता गोल्डबर्ग को कि भाई मुझे चैंपियनशिप मिलती है या फिर नहीं, उनको एक चीज चाहिए और वो है रिवेंज अगेंस्ट बॉबी लैशली। और यही बात है गोल्डबर्ग की जो उनको इंटरेस्टिंग बनाती है। आई डोंट केयर इस समय उनकी एज क्या है, लेकिन अगर यही फ्यूड टाइटल के लिए होती है तो शायद मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं होता, क्योंकि मैं सोचता कि भाई गोल्डबर्ग को टाइटल देके क्या फायदा, और एक बार फिर से टाइटल का मैच हो रहा है तो वो भी कुछ मजा नहीं है। लेकिन गोल्डबर्ग अगेंस्ट बॉबी लैशली एक 1-on-1 मैच जो कि किसी टाइटल के लिए नहीं है, जिसमें डिस्ट्रक्शन देखने को मिल सकती है, आई थिंक रेसलिंग फैंस को पसंद आएगा। और इसका मजा अगर WWE को और बढ़ाना है तो गोल्डबर्ग को थोड़ा और मंडे नाइट रॉ पे लेके आना पड़ेगा ताकि गाइस ये फ्यूड बिल्ड हो सके। आई थिंक ये काफी अच्छी चीज है जो कि अगर अच्छे से बुक करी जाए तो मजा आएगा क्राउन ज्वेल में देखने के लिए। नंबर 3 की बात करते हैं तो यहाँ पे आती है एक ऐसी चीज जो अभी शुरू नहीं हुई है, काफी लंबे समय से चल रही है, बट इट इज एक्सीलेंट और प्रोबेबली WWE की पिछले कई सालों की बेस्ट स्टोरी टेलिंग वाली फ्यूड है, और वो है सेथ रॉलिंस अगेंस्ट एज। आई थिंक मेरा इंटरेस्ट इस फ्यूड पे दिन पर दिन बढ़ता चले जा रहा है, और समर स्लैम में मैंने ये बात बोली थी कि हाँ ऐसा लग रहा है कि इनकी फ्यूड खत्म हो जानी चाहिए, काफी लंबा हो गया है। लेकिन उसके बाद मैडिसन स्क्वायर गार्डन में जब इनका फिर से मैच हुआ उसके बाद मैंने अपना माइंड चेंज करा और मैंने बोला नहीं यार अब तीसरा मैच भी करो, क्योंकि इतना अच्छा है सब कुछ। और हम बोलते रहते हैं बार बार कि WWE में लॉन्ग टर्म स्टोरी लाइन नहीं होती है, ज्यादा फ्यूड्स में सेंस नहीं बनती और काफी फटाफट आउट ऑफ नोवेयर चेंजेस हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एज का रिटर्न अब सेथ रॉलिंस ऑलरेडी सेटअप कर रहे हैं, उनको
चैलेंज करके और इतना कुछ उनके अगेंस्ट वो बोल चुके हैं कि भले एज किसी भी कंडीशन में हो उनको वापस आना पड़ेगा और उनको मैच देना ही पड़ेगा सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट। अब सर्वाइवर सीरीज में हो या फिर एक क्राउन ज्वेल में हो, आई डोंट केयर, लेकिन आई थिंक एक थर्ड मैच डेफिनेटली इनके बीच में होना बाकी है। और उसके बाद भी अगर एक और मैच WWE करना चाहती है तो आई थिंक तब भी ये लोग कुछ ना कुछ रीजन निकाल लेंगे इस फ्यूड को अच्छा बनाने का। तो आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट चीज है और अंडररेटेड भी मैं इसको कहना चाहता हूं, क्योंकि बाकी चीजें कुछ ऐसी चल रही हैं जिन पे इतनी आंखें बनी हुई हैं लोगों की, इतनी अट्रैक्शन उसको मिल रही है कि सेथ रॉलिंस वर्सेस एज की फ्यूड को गाइस उतना क्रेडिट नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई ओवर हो रहा है ना कोई किसी और को ओवर कर रहा है। सेथ रॉलिंस एलिवेट कर रहे हैं अपने कैरेक्टर को एज की मदद से और एज ने भी एक विक्ट्री सेथ के ऊपर ले ली है, तो बहुत बढ़िया तरीके से ये करा जा रहा है। नंबर 2 की हम बात करते हैं तो ये आई थिंक सबको पसंद आ रहा है और इस पे यूनिवर्सली ओपिनियन सेम रहने वाला है और यह है आरके ब्रो का रन एज द रॉ टैग टीम टाइटल्स ऑन मंडे नाइट रॉ। आई थिंक जब से ये टाइटल्स जीते हैं रॉ पे वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज आरके ब्रो हो गई है। लोग रैंडी ऑर्टन और रिडल की वजह से मंडे नाइट रॉ को देख रहे हैं, क्योंकि बाकी चीजें काफी एवरेज हैं। आई थिंक एक ऐसी चीज है जो इस समय इनकी रेन को और अच्छा बनाने से रोक रही है और वो है अच्छे चैलेंजर्स। और इसका मतलब ये नहीं है कि मंडे नाइट रॉ पे टैग टीम्स नहीं है, इसका मतलब ये है कि WWE की टैग टीम बुकिंग जो है वो काफी वीक रहती है और उसकी वजह से हमको ऐसा लग ही नहीं रहा कि पूरे रोस्टर पे कोई भी ऐसी टीम है जो आरके ब्रो को हरा सके। एजे स्टाइल्स, ओमॉस, न्यू डे, वाइकिंग रेडर्स हैं, मिज और मॉरिसन थे एक पॉइंट पे और मुस्ताफा अली हैं, उनके साथ मंसूर हैं, तो ये सारी टीम्स बिलीवेबल नहीं है, रेट्रिब्यूशन बिलीवेबल नहीं है और आरके ब्रो ऐसा लगता है भी एक साल तक भी टाइटल अपने पास रखेंगे तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एंटरटेनिंग ये बहुत ज्यादा है, ये वन ऑफ द बेस्ट चीजें जैसा कि मैंने कहा मंडे नाइट रॉ पे, और इसके लिए गाइस इनको नंबर 2 पे मैंने रखा हुआ है। और इसी के साथ साथ आई थिंक नंबर 1 पे आप गैस कर चुके होंगे क्या है, क्योंकि इसी को सबसे ज्यादा अट्रैक्शन मिल रही है एंड आई डोंट थिंक कि WWE बैकस्टेज भी किसी और चीज पे इससे ज्यादा ध्यान दे रही है एंड दैट इज रोमन रेंस, पॉल हेमन एंड ब्रॉक लेसनर मिस्ट्री स्टोरी लाइन ट्रायंगल। मिस्ट्री इस वजह से क्योंकि हमको पता नहीं है पॉल हेमन किस साइड पे होने वाले हैं, क्या वो ब्रॉक लेसनर के साथ हैं, क्या वो रोमन रेंस के साथ हैं, क्या वो किसी के साथ भी नहीं है, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। और हर हफ्ते जबकि स्मैकडाउन पे WWE हिंट्स ड्रॉप कर रही है, हम एग्जैक्टली पता नहीं कर पा रहे हैं कि क्या होने वाला है। ऑब्वियसली अगर मैं 5 से 10 चीजें बोलूंगा इनमें से तो कुछ हो ही जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा वो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा। तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी स्टोरी लाइन की काफी ज्यादा है और ऊपर से हम जानते हैं जिस तरीके से रोमन रेंस अपने कैरेक्टर को इस समय प्ले कर रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है कि स्मैकडाउन को बेसिकली काफी तरीके से कैरी कर रहे हैं और वो बेस्ट चीज है पूरी स्मैकडाउन के ऊपर। तो जब क्राउन ज्वेल में ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस का मैच होगा तब तक हमें काफी सारी डिटेल्स पॉल हेमन के बारे में जानने को मिल जाएंगी और उस समय हम ये भी जानते हैं कि आगे इन दोनों के बीच का एक रेसलमेनिया मैच भी WWE प्लान कर रही है, तो वो कैसे उस तक लीड करेगा वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन जितनी अनप्रिडिक्टेबिलिटी इसके अंदर बनी हुई है, आई थिंक सबसे ज्यादा इंटरेस्ट भी उसी वजह से मेरा इसमें आ रहा है। मैं चाह रहा था कि WWE थोड़ा सा वेट करे और ब्रॉक लेसनर को एक्सट्रीम रूल्स में इन्वॉल्व करे और आउट ऑफ नोवेयर वो आ जाएं और उसके बाद इनका रोमन के साथ मैच ऑफिशियल हो, लेकिन वो उन्होंने पहले ही कर दिया है। और एक बार फिर से मैं यही बात बोलूंगा कि जबकि WWE ने इस चीज को अनाउंस कर दिया है, वैसा नहीं हुआ जैसा कि मैं परफेक्टली सोच रहा था, लेकिन उसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं इसके अंदर जो कि आई थिंक गाइस हमें इंटरेस्ट दे रही हैं। तो ये थी मेरी 5 चीजें, शायद मैंने कुछ ना कुछ मिस कर दिया है और अगर आपको लगता है ऐसा है तो कमेंट्स में आपको जाके मुझे बताना है। लेकिन जो भी ओपिनियन है इन 5 चीजों के बारे में डेफिनेटली गाइस मुझे कमेंट्स में बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।